हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री नेचो और आज हम बात करने वाले हैं F-18 हॉर्नेट और सुपर हॉर्नेट के बारे में। और उसके बाद एक और चीज़ के बारे में जानेंगे जो कि अभी लेटेस्ट ऑफर आया हुआ है बोइंग की तरफ से। तो पहले बात कर लेते हैं F-18 के डेवलपमेंट फेज के बारे में, मतलब इसके हिस्ट्री के बारे में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो बोइंग का F-18 जो एयरक्राफ्ट है वो पहले मैकडॉनल्ड डॉगल्स के अंडर आता था, जिसका नाम F-18 हॉर्नेट कहा जाता था, जो कि सिंगल सीट एयरक्राफ्ट था। और F-18F जो कि टेंडम सीट एयरक्राफ्ट था, इसके कई सारे वेरिएंट्स बनाए गए थे। इसका जो इंटरनल 20 mm M61 रोटेटरी कैनन एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल से उस वक्त लगे हुए थे। इसमें फ्यूल कैरी किया जा सकता था, पर ऑन वे जब फ्लाइट उड़ रहा है तो उस वक्त फ्यूल इसमें नहीं भरा जा सकता था। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी को रिटायर करना था अपना F-15 टॉमकैट, जो कि 1999 के आसपास रिटायर होने का प्लान था, लेकिन उसको यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने 2006 तक बढ़ा लिया। और साथ ही साथ कई सारे जो एयरफोर्सेस, रॉयल एयरफोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, सभी लोग ऐसे एयरक्राफ्ट का यूज़ करते थे F-14 टॉमकैट का। तो उन सभी को रिप्लेस करके एक नया एयरक्राफ्ट देना था जिसको F-18 कहा जा रहा था। तो मैकडॉनल्ड डॉगल्स ने जब इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छी नहीं रही, तो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी और बोइंग, इन दोनों ने इस चीज़ का जिम्मा संभाला। लेकिन बात करते हैं 1980s के दौरान, तो मैकडॉनल्ड डॉगल्स का हॉर्नेट 2000 जो कि सबसे पहला एयरक्राफ्ट था, वो कॉन्सेप्ट था, एक तरीके का आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट एयरक्राफ्ट बनाया गया था, जो बाद में जाके F-18 बना, एक बड़े फ्यूसलाज और ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, बेसिकली आप कहो 80s के दौरान, मतलब 1991 के दौरान, तो उस वक्त का A6 इंट्रूडर और LTV A7 क्रॉसएयर 2 जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी में काम कर रहा था, मतलब एयरक्राफ्ट था, वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो फेज आउट होने के समय आ गया था। और जितने भी सोवियत एयरक्राफ्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। हम बात करेंगे सोवियत एयरक्राफ्ट को भी लेके कुछ दिनों में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं। जैसे कि A6 इंट्रूडर था, वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्रैशेस का सामना कर रहा था, तो अब टाइम था इस चीज़ को रिप्लेस करने का। तो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी और साथ ही साथ आ गई बोइंग, इन दोनों ने इस चीज़ का जिम्मा संभाला और F-18 का नए वेरिएंट्स को बनाना शुरू किया, मतलब एक बड़े विंग के साथ। साथ ही साथ इसमें जितने भी एजेक्शन सीट्स थे, जो रडार्स थे, आर्मामेंट्स थे, मिशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस, ऑपरेशन प्रोसीजर्स, इन सभी चीज़ों को पे काम करना स्टार्ट कर दिया गया। 1991 में सारे काम स्टार्ट हुए थे, जो कि 1995 तक कंप्लीट हो गए और इनिशियल जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो गया। पहली फ्लाइट जो थी, फ्लाइट टेस्टिंग 1996 में शुरू हो गई थी F-18E और F की। जो फर्स्ट कैरियर लैंडिंग हुई थी वो 1997 में हुई थी, पर फिर भी जो प्रोडक्शन रेट था वो काफ़ी लो था 1997 तक। पर उसके बाद एक्स्ट्रा फंडिंग की गई और इसका जो टेस्ट था, मतलब जो टेस्ट इन्वॉल्व किया गया था टेस्ट फ्लाइट्स में, वो 3100 टेस्ट किए गए थे, जिसमें 4600 फ्लाइट आवर्स निकाले गए थे इस एयरक्राफ्ट, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर माना जा रहा है। F-14 जो मैंने बताया पहले 2006 में रिटायर हो चुका था, तब तक ये सारे एयरक्राफ्ट इसमें लग चुके थे, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी में आ चुके थे। अब बात करते हैं ब्लॉक 2 के बारे में, जो कि ब्लॉक 2 सुपर हॉर्नेट आता है। उसमें AE से रडार लगाया गया, लार्जर डिस्प्ले लगाया गया, जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्रूलिंग सिस्टम लगाया गया, साथ ही साथ एवियोनिक्स को भी रिप्लेस किया गया, मतलब जितने भी एवियोनिक्स थे उन सभी को रिप्लेस कर दिया गया। APG-79 AE से रडार जो है 2005 के आसपास इसमें जो लगाया गया था, वो उस वक्त का आप कहो तो काफ़ी केपेबल रडार माना जाता था, जैसा कि उस वक्त सोवियत यूनियन के MiG-29 के जो रडार थे उस तरीके का केपेबल रडार आप मान सकते हो। इसमें 12 MRAM और 2 साइड बाइंडर्स लग सकते थे, जो कि लगाए जाते भी आज के समय भी। कॉकपिट फीचर्स अगर आप देखोगे 9:11 इन टच सेंसिटिव डिस्प्लेस में लगाया गया था, साथ ही साथ IRSC सेंसर्स भी लगाए गए थे। इसमें बात की गई थी फ्यूचर वेपन लगाने की, जैसे कि मॉडिफाइड सेंट्रल फ्यूल टैंक तो था ही पहले, IR इमिसर्स था, स्पॉट एंड ट्रैक टारगेट सिस्टम्स भी लगे हुए थे, AIM-9X साइड बाइंडर मिसाइल्स लगे हुए थे, रडार जैमिंग सिस्टम्स लगे हुए थे। तो लॉकहीड मार्टिन ने भी तब तक काम करना शुरू कर दिया गया था अपने F-35 लाइटनिंग पे भी। अब बात करते हैं एडवांस सुपर हॉर्नेट के बारे में। एडवांस सुपर हॉर्नेट का समय शुरू हुआ था 2013 के आसपास, और ये एडवांस सुपर हॉर्नेट कोई और नहीं, ग्राउलर एयरक्राफ्ट था। इसमें एक नए सेंसर्स लगाए गए, जिसका जो आप कहते हो RCS होता है, रडार क्रॉस सेक्शन, उसको 50% तक कम कर दिया गया था। इसमें इनक्लोज वेपन पॉड्स लगाए थे, कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स लगाए गए थे, नेक्स्ट जनरेशन जैमर्स भी इसमें लगाए गए थे। साथ ही साथ इसका जो CFTS होता है वो भी काफ़ी अच्छा किया गया था, इनक्लोज वेपन स्पॉट लगाए थे, सिग्नेचर इन्हेंसमेंट्स लगाया गया था, जो कि इस एयरक्राफ्ट को और भी एडवांस बना सकता था। लेकिन
प्रॉब्लम यहाँ हुई कि उस वक्त F-35 के लिए भी फंडिंग करनी थी और यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट पे फंडिंग उस वक्त नहीं कर पा रहा था। तो इस प्रोग्राम को एक लिमिटेड किया गया और F-35 पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं हॉर्नेट के बारे में, मतलब सुपर हॉर्नेट के बारे में, जो कि इंडियन नेवी को ऑफर किया गया है। तो इंडियन नेवी को जो सुपर हॉर्नेट ऑफर किया गया वो 33% ज़्यादा इंटरनल फ्यूल कैरी कर सकता है। इसकी जो मिशन की रेंज है वो 41% तक बढ़ गई है। एंड्योरेंस जो है वो 50% तक बढ़ गई है। इसीलिए इसको बेसिकली लेजेसी हॉर्नेट कहा जाता है। इसका जो नया एयरक्राफ्ट है वो 20% बड़ा है जो कि पुराना हॉर्नेट था, और इसका जो वेट है, एम्प्टी वेट है, वो 3200 किलोग्राम का है। तो ये काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है और काफ़ी केपेबल एयरक्राफ्ट भी है। तो अब देखते हैं कि इसका जो एयरफ्रेम जो चेंजेस किए गए थे उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तो इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन लगाया गया था। उससे पहले F404 इंजन पे काम करता था। 35% एडिशनल थ्रस्ट ये जनरेट कर सकता है पुराने वाले हॉर्नेट से। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट कैरियर पे जब लैंड करता है तो ब्रिंग बैक कैपेबिलिटी भी इसमें दी गई है। और साइज़ बड़े होने की वजह से इसके जो हार्ड पॉइंट्स हैं ये टोटल 11 मिसाइल्स या फिर वहाँ पे जो टैंक्स है वो कैरी कर सकता था। इसके सेंटर लाइन में, विंग टिप्स में और 2 कम्फोलियन फ्यूसेलाज के नीचे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें लीडिंग एज एक्सटेंशंस भी लगाए गए थे। साथ ही साथ इसमें वोर्टेक्स लिफ्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे जो हाई एंगल ऑफ अटैक्स एंड मनूवर्स इसको परफॉर्म करने की क्षमता दे रहे थे। इसका जो स्टैटिक स्टेबिलिटी मार्जिन है वो भी कम हो गया था। साथ ही साथ पिचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए थे। उसके बाद काम था, जैसे कि आपको पता होगा, F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 ये दोनों एयरक्राफ्ट तब तक यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी में थे और यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स में भी थे। तो ज़रूरत था इस एयरक्राफ्ट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसको कम करने का। तो इसको काफ़ी हद तक लो एब्जॉर्बेबल टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया, मतलब इसमें कुछ कोटिंग्स की गई या फिर इसके सेंसर्स में बदलाव किए गए, और साथ ही साथ इसमें कुछ नए फीचर्स डाले गए जो कि ग्राउलर में भी थे, जैसे कि लो एब्जॉर्बेबल टेक्नोलॉजी जो कि स्टेल्थ जैसा ही था। साथ ही साथ इसमें जो यूज़ ऑफ स्टैंड ऑफ वेपन्स है वो दिया गया, रिड्यूस बैलिस्टिक वर्नेबिलिटी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ भी डाली गई जो कि काफ़ी एडवांस कर दी गई थी तब तक। इसमें अगर हम देखें जो F-22 के जो कंपैरिजन अगर हम करें F-18E या फिर F का, ये स्टेल्थ फाइटर नहीं है पर फिर भी ये रडार में काफ़ी छोटा दिखता है। और इसका जो एयर इनटेक था, बेसिकली अगर आप पहले वाले हॉर्नेट्स को देखोगे तो उसमें सर्कुलर एयर इनटेक दिया जाता था, लेकिन उसको बाद में चेंज करके रेक्टेंगुलर एयर इनटेक कर दिया गया, जैसा कि अभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे। और इस चीज़ को करने से इसका जो डक्ट है वो काफ़ी बेटर हो गया, मतलब इंटेल डक्ट्स हो गए या फिर आप कहो कि वेरियस एसेसरी एग्जॉस्ट हो गए, ये भी काफ़ी केपेबल माने गए। और इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है इस वजह से भी काफ़ी कम हो गया, क्योंकि जो अननेसेसरी सरफेस गैप वहाँ पे दिख रहा था उसको फिल कर दिया गया। और ये एयरक्राफ्ट उस वक्त का जो एयर फ्रेम आप कह सकते हो काफ़ी केपेबल एयरक्राफ्ट माना जा रहा था। तो अभी का जो बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट है वो काफ़ी बेहतर एयरक्राफ्ट है, जो कि हॉर्नेट से अगर उसकी कंपैरिजन किया जाए तो मतलब किसी भी तरीके से ये हर मामले में एक तरीके का एक एडवांस कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है जो कि इंडियन ओशन में अच्छा खासा डोमिनेंस दिखा सकता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑफ़र के बारे में। तो F-18 जो बोइंग इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है सलील कुप्ती, इनका कहना है कि इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी वेपन्स खरीदे हैं, इंडियन आर्मी ने खरीदे, जैसे C-17 ग्लोब मास्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर्स या फिर चिनूक ले लो या फिर P-8I जो हमारे सबमरीन हंटर्स विमान है उन सभी को ले लो। तो उन्होंने कहा कि एक कंपैटिबिलिटी बनेगी अगर F-18 खरीदा जाता है तो, और साथ ही साथ जो ऑफसेट्स होते हैं या फिर डिफेंस पॉलिसी है, इन सभी चीज़ों में एक अच्छा खासा हाइप दिखेगा यूनाइटेड स्टेट्स और इंडियन नेवी में। पर अब बात आती है प्राइसिंग को लेके। तो इन्होंने कहा कि इसकी जो प्राइसिंग है वो $27 मिलियन बताई जा रही है आज के समय में, और अगर इंडिया इसे अभी खरीदता है तो इसको $26 मिलियन के आसपास भी किया जा सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स का F-35 लाइटनिंग 2 जिसकी प्राइस है करीबन $77 मिलियन आज के समय में पर यूनिट। तो अगर इन फ्यूचर, मतलब ऐसा कहा जा रहा है काफ़ी एक्सपर्ट्स के द्वारा भी कि 2025 के बाद इसका जो प्राइस है F-35 का वो $60 मिलियन के भी अंदर आ जाएगा। तो हम F-18 सुपर हॉर्नेट अगर भी लेते हैं तो एक इको फ्रेंडली तो है पर ये बजट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि $26 मिलियन में काफ़ी एक्सपेंसिव हमें पड़ जा रहा है।
अगर यही एयरक्राफ्ट $24 मिलियन से कम में मिले, मतलब $23 मिलियन या फिर $24 मिलियन का भी मिले, तो ये काफ़ी अच्छा डील माना जा सकता है। पर इसको जल्दी किया जाने की ज़रूरत है, मतलब 2022 से पहले किया जाए, तब जो एयरक्राफ्ट है मतलब 2028 के पहले पहले हमारे पास कंप्लीट फ्लीट मौजूद रहेगी। और साथ ही साथ तब तक हमारा TBWF आ जाएगा, जो कि MiG-29K को रिटायर करने के बाद इससे रिप्लेस कर जाएगा। पर अगर आज की सिचुएशन देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि आने वाले 1 सालों में भी इसका डील कंप्लीट होने वाला है, और अगले साल तक हमारा INS विक्रांत भी इंडियन नेवी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। तब तक अगर हमारे पास MiG-29 तो वो यूज़ होते रहेंगे, और अगर इसकी डील 2022 तक हो जाती है तो 2027 में एयरक्राफ्ट हमें मिल जाएंगे। तब तक हमारा TBWF भी आ जाएगा, और उसके बाद जब TBWF की फ्लीट कंप्लीट हो जाएगी तो हम MiG-29K को आराम से रिटायर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।